मित्रों, आज की चर्चा का विषय हमारा है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। क्लास 10th सामाजिक विज्ञान इतिहास का ये वो अध्याय है जिसके ऊपर कई बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, जो कि अतिलघुत्तरीय, लघुत्तरीय या दीर्घोत्तरीय प्रश्न के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जो कमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन है उसमें कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनको ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है सिल्क रूट या रेशम मार्ग। ये वो मार्ग था जो चीन से मध्य एशिया होते हुए यूरोप तक जाता था, और इस मार्ग द्वारा जो चीनी पॉटरी थी, रेशमी वस्त्र थे, ये सब यूरोप को भेजा जाता था। इसी रास्ते मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में चीन पहुंचा था। तो चूंकि इस मार्ग से सबसे ज़्यादा रेशमी वस्त्रों का व्यापार होता था, इसलिए इस मार्ग का नाम ही पड़ गया सिल्क रूट या रेशम मार्ग। ओके, और इस चीज़ को ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा रेशमी वस्त्र और चीनी पॉटरी इसके द्वारा ट्रेड किए जाते थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी फसलें हैं जो एशियाई देशों में या भारत विदेशों से आई। ऐसी बहुत सी फसलें हैं जो कि अमेरिका, अमेरिका से यूरोप, यूरोप से भारत आई, जैसे सोयाबीन है, शकरकंद है, आलू, मिर्च, पपीता, मक्का, टमाटर, मूंगफली। तो ऐसी कृषि उपजें ये भूमंडलीकरण के कारण एक देश से दूसरे देश तक पहुंची, और इसी प्रकार बहुत से भोज्य पदार्थ हैं जैसे स्पेघेटी, पिज्जा, इस प्रकार की चीजें, नूडल्स, ये चीन से अरब, अरब से यूरोप, इस तरह से पहुंचा। तो नूडल्स आज जो थे ये भी विदेशी भोज्य पदार्थ हैं जो कि एक देश से दूसरे देश तक पहुंचे। ओके, फिर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, और जो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि आर्थिक विनिमय की 3 गतियां कौन सी थी। भूमंडलीकरण के कारण ऐसी कौन से 3 प्रवाह देखने को मिले जो आर्थिक क्षेत्र से संबंधित हैं। आर्थिक प्रवाह 3 याद रखिएगा, पूंजी, श्रम और व्यापार। भूमंडलीकरण के कारण एक देश से दूसरे देश जो कैपिटल है, पूंजी का आदान प्रदान हुआ। हमारे देश में अगर धन की आवश्यकता है तो हम दूसरे देशों से लेते हैं, या ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जिनसे हम कर्ज लेकर के अपना विकास करते हैं, अपने उद्योगों को चलाते हैं। श्रम, आज बहुत से ऐसे श्रमिक हैं जो एक देश से दूसरे देश में जाकर के अपनी सेवाएं देते हैं। भारत से बहुत से श्रमिक दूसरे देशों में काम कर रहे हैं। व्यापार, बहुत सी चीज़ों का व्यापार, कोई भी देश आज आत्मनिर्भर नहीं है, विभिन्न देशों के बीच आयात निर्यात ये एक बहुत विकास का एक जरिया है। तो इन 3 चीज़ों की वजह से आर्थिक प्रवाह को बल मिला, और ये किससे संभव हुआ? भूमंडलीकरण के कारण। फिर उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आलू अकाल क्या है। – 1845 से लेकर के 49 के बीच में आयरलैंड में आलू की एक बीमारी फैली, जिसकी वजह से वहाँ बहुत से आलू की फसल नष्ट हो गई। और जानते हैं, आलू वहाँ के लोगों का मुख्य आहार था। इसके कारण 10 लाख से अधिक लोग भूख से मारे गए। आलू की कमी हुई, आलू का उत्पादन कम हो गया, और इसकी वजह से बहुत से लोग जो आलू के ऊपर निर्भर थे वो मौत के मुंह में चले गए। मरने वालों की संख्या 10 लाख थी, और जिसका प्रभाव 1845 से 49 के बीच रहा। कार्नला, कार्नला क्या है? कार्न होता है मक्का, मक्का से संबंधित कानून। ये कानून कहाँ बनाया गया था? ब्रिटेन में। ब्रिटेन के जो हाउस ऑफ लॉर्ड में जो सदस्य होते थे वो बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े जमींदार, इस प्रकार के लॉर्ड होते थे। तो उन लॉर्डों ने
ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपने दबाव का प्रयोग करके उन्होंने एक कानून बना लिया जो मक्के से संबंधित था। इस कानून में प्रावधान ये था कि मक्के की कीमतें जब तक एक निश्चित सीमा से अधिक ना हो जाएं, बाहर से मक्के का आयात ब्रिटेन में ना किया जाए। इससे लाभ किसको होना था? जो बड़े बड़े जमींदार थे जो मक्के की खेती करवाते थे। और ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या कर लिया कि मक्के के उत्पादन को उन्होंने अपने गोदामों में बंद कर दिया। बाजार में मक्के का अभाव हो गया, फलस्वरूप कीमतें बढ़ने लगी और जो उपभोक्ता था उसको मक्के को खरीदने के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप उसकी अधिकांश आमदनी मक्के को खरीदने में बचाई जाती थी। ऐसी स्थिति में जब मजदूरों ने आंदोलन किया उद्योगपतियों से अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनकी तनख्वाह उनकी जीविका के लिए कम पड़ने लगी, जब उद्योगपतियों ने उसमें हस्तक्षेप किया तब जाकर के ब्रिटिश सरकार ने मक्का कानून को रद्द कर दिया। क्योंकि बाहर से मक्का आता तो जो जमींदारों के गोदामों में रखा हुआ मक्का था उसकी कीमतें गिर जाती, उनको नुकसान होता। इसलिए उन्होंने जानबूझ करके ऐसा कानून बना दिया कि बाहर से मक्का आए ही नहीं और उनका मक्का महंगी कीमतों पर बिके, जिसको कि बेच बेच करके वो अपनी जेबें भर सके। जब बाहर से मक्का आने लगा तो वही मक्के की कीमतें सामान्य हो गई। तो ये उनकी चालबाजी थी, इसको ब्रिटिश सरकार ने अंत में बंद किया। तो मक्का कानून क्या था, इस पर प्रश्न प्रायः लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में पूछा जाता है। तो इसको पूरा आप याद रखिएगा कि ब्रिटेन में कानून बनाया गया था और इस तरह का कानून था। भूमंडलीकरण के कारण जब 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप के लोग एशियाई और अफ्रीकी देशों में जाने लगे, भौगोलिक खोजें हो गई, भारत तक पहुंचने के लिए जलमार्ग की खोज हो गई, अमेरिका की खोज हो गई, तो ऐसी स्थिति में बहुत से यूरोपीय उन देशों में जा करके उन्होंने अपने वहाँ पर केंद्र बनाना चालू कर दिया। एक प्रश्न पूछा जाता है कि सोने के शहर के नाम से किसको जानते हैं? दक्षिण अमेरिका में एल्डोराडो एक शहर था जिसको कि सोने का शहर कहा जाता है। एल्डोराडो सोने के शहर के नाम से, क्योंकि दक्षिण अमेरिका में सोने की खोज हो गई थी। सारे यूरोप के लोग सोने को प्राप्त करने के लिए, सोने की खानों पर अधिकार करने के लिए, रातों रात अमीर बनने के लिए भाग रहे थे। सारे युवाओं का सपना था कि वो मिलेनियर बन जाएं, तो इसको गोल्ड रश के नाम से भी जानते हैं। तो इस तरह से सोने की खोज में लोग दौड़े। भारत में आने वाले जो अंग्रेज थे या जो दूसरी और औपनिवेशिक ताकतें थी, फ्रेंच थे, पुर्तगीज थे, डच थे, फ्रांसीसी थे, ये लोग भी आए और इन्होंने आकर के भारत के या एशिया के दूसरे देशों में इन्होंने अपने केंद्र बनाए और यहाँ से मजदूरों को भारी संख्या में ले जाते थे और उनको कैरेबियन द्वीप समूह के देश ट्रिनिडाड, गुयाना, सूरीनाम, फिजी, इन देशों में उनसे काम कराया जाता था। तो जो मजदूर यहाँ से ले जाए जाते थे उस पर प्रश्न पूछा जाएगा कि गिरमिटिया मजदूर किन्हें कहते थे। गिरमिटिया मजदूर ऐसे मजदूर जो एशियाई देशों से, अफ्रीकी देशों से एक एग्रीमेंट के तहत इन कैरेबियन द्वीपों में ले जाए जाते थे, उनसे काम कराया जाता था, उनको गिरमिटिया मजदूर कहते थे। ये शब्द है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट के तहत ले जाने वाले मजदूर, वो शब्द अभ्रंश हो गया और वो बन गया गिरमिटिया मजदूर, ठीक है, या इंडेंचर्ड लेबर। ये हस्ताक्षर करते थे उस प्रपत्र पर और प्रायः उस प्रपत्र पर जो शर्तें होती थी वो बाद में भर ली जाती थी, जो कि बड़ी कठोर होती थी। एक बार उस कागज पर हस्ताक्षर करने के बाद इन मजदूरों की जिंदगी उन उद्योगपतियों के रहमो करम पर निर्भर हो जाती थी। तो इस प्रकार से बड़ी संख्या में अनुबंधित श्रमिक एशियाई देशों से उन देशों को ले जाए गए। चूँकि विभिन्न देशों के मजदूर वहाँ काम करते थे, साउथ अमेरिका में या नॉर्थ अमेरिका में, तो वो मजदूर जब शाम को बैठते थे तो अपने मनोरंजन के लिए वो अपनी अपनी भाषा में और जो उनके पास संसाधन होते थे उन संसाधनों में वो मनोरंजन करते थे। कोई गीत गाता था, कोई अपनी भाषा में कुछ राग अलापता था। तो इस प्रकार का जो संगीत डेवलप हुआ उसको कहते हैं चटनी म्यूजिक। तो एक मिश्रित संस्कृति वहाँ पर जीवन तरीके से पल बढ़ रही थी और उस मिश्रित संस्कृति का जो संगीत था उसको चटनी म्यूजिक के नाम से जाना गया। और वो मजदूर जो कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले थे, अपने अपने पर्व त्यौहार वो वहाँ भी मनाते थे
और चूंकि उनकी संख्या कम थी इसलिए हर वर्ग का व्यक्ति एक दूसरे के उत्सव में शामिल होता था। चूंकि उनकी संख्या कम थी इसलिए हर वर्ग का मजदूर एक दूसरे के उत्सव में शामिल होता था। एक प्रश्न इस पर पूछा जाता है कि हौसे क्या है। इमाम हुसैन की शहादत का जो उत्सव होता था, जो पर्व होता था, उसको हौसे के रूप में वहाँ पर मनाया जाता था। रास्ताफारियानवाद क्या है? रास्ताफारियानवाद एक विद्रोही धर्म था जो ईश्वर को नहीं मानता था। जमैका का एक गायक था, पॉप गायक बॉब मार्ले, उसने इस आंदोलन को बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इसी अध्याय पर एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ। इसको ध्यान देकर सुनिएगा। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है 1914 से लेकर के 1918। फिर इस पर प्रश्न पूछा जाता है कि जो अलायंस पावर हैं वो कौन थे? ब्रिटेन, फ्रांस और रसिया। ओके। सेंट्रल पावर, केंद्रीय शक्तियां, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड टर्की। ये 3 देश। ओके। सेकेंड वर्ल्ड वार कब से कब तक हुआ? 1939 से लेकर के 45। इसमें अलायंस पावर थे सेम ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, उसको उस समय सोवियत यूनियन कहते थे, बाद में यूएसए शामिल हुआ। ओके। जो एक्सेस पावर थी उसमें जर्मनी, जापान और इटली, ये देश थे। जर्मनी, जापान और इटली। और अलायंस पावर में ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत यूनियन और यूएसए। ओके। केनाल कॉलोनी क्या थी? भारत में जो ऐसे शुष्क क्षेत्र थे उन शुष्क क्षेत्रों में ब्रिटिश सरकार ने नहरों का जाल बिछाया और वहाँ पर खेती को विस्तार दिया और वहाँ पर ऐसी जो कृषि क्षेत्र डेवलप किए गए उनको केनाल कॉलोनी के नाम से जानते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का मानचित्र आपने देखा होगा। अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र में अधिकांश देशों की सीमाएं बहुत सीधी सीधी हैं। उसका कारण जानते हैं? उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा कि अफ्रीका महाद्वीप का बंटवारा कब किया गया। अफ्रीका महाद्वीप के बंटवारे के लिए जो औपनिवेशिक शक्तियां थी, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, इन देशों ने 1885 में एक सम्मेलन किया जिसको कि बर्लिन कांग्रेस कहते हैं। 1885 में बर्लिन कांग्रेस। और इस बर्लिन कांग्रेस में उन्होंने अफ्रीका महाद्वीप को मानचित्र पर ही स्केल की सहायता से बांट दिया, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप था, अधिकांश भाग मरुस्थलीय या बहुत घने जंगलों वाला है। फिजिकली वहाँ पर जा कर के ज़मीन को बांटना संभव ही नहीं था, इसलिए उसको टेबल पर ही मानचित्र पर बांटा गया और इसलिए अधिकांश देशों की सीमाएं अभी भी सीधी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि टी मॉडल कार किसके समय में और किसके द्वारा विकसित की गई? टी मॉडल कार को विकसित करने वाले थे हेनरी फोर्ड और ये पहली कार थी जिसका कि उत्पादन असेंबली लाइन के माध्यम से होता था। ओके। ये कंसेप्ट उनको कहाँ मिला था? शिकागो का जो मांस का कारखाना था वहाँ हेनरी फोर्ड ने देखा था कि इस प्रकार असेंबली लाइन से वो काम करते हैं और उसका प्रयोग उन्होंने अपने इस कारखाने में किया। विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी कब उत्पन्न हुई और किन कारणों से उत्पन्न हुई? आर्थिक महामंदी 24 अक्टूबर 1929 को जो अमेरिका का शेयर बाजार था वॉल स्ट्रीट, वहाँ शेयर के भावों में
अचानक जो गिरावट आई उसको कहते हैं। इसकी वजह से अमेरिका का शेयर बाजार बिल्कुल क्रैश हो गया और इसका प्रभाव अमेरिका सहित संसार के लगभग सभी देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ा। हजारों बैंक दिवालिये हो गए, हजारों कारखाने बंद हो गए और बेरोजगारों की संख्या करोड़ों में पहुंच गई, जिससे उबरने में संसार को लगभग 10 वर्ष लगे। तो ये 24 अक्टूबर को घटना हुई थी और उस दिन था बृहस्पतिवार का, इसलिए इसको कहते हैं ब्लैक थर्सडे। और इस घटना का कारण क्या था? 1929 में जो विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी आई, उसका बहुत बड़ा कारण था प्रथम विश्व युद्ध के बाद कारखानों और कृषि क्षेत्र में होने वाला अति उत्पादन। चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर था, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर था, दोनों में उत्पादन इतना ज़्यादा हो गया कि वो लोगों की आवश्यकता से अधिक था और बहुत सा सामान बिके बिना रह गया। बाजार में सामान था, खरीदार कोई नहीं थे। परिणामस्वरूप धीरे धीरे उद्योग बंद होने लगे, क्योंकि उद्योग सामान बेच नहीं पा रहे थे और सामान जब बिक्री नहीं होता था तो उनको पैसा मिलता नहीं था और वो आगे बैंक को कर्ज दे नहीं पा रहे थे। इसलिए उद्योगों में तालाबंदी हो गई। स्वरूप जब उद्योगों में तालाबंदी हो गई तो शेयर मार्केट भी उनका नीचे आ गया और इसी वजह से पूरा जो आर्थिक तंत्र था वो लड़खड़ा गया। यदि प्रश्न पूछा जाए कि वीटो क्या है, वीटो का अर्थ होता है निषेधाधिकार। किसी संगठन या समूह में जिससे ये शक्ति प्राप्त होती है, यदि वो अपनी इस शक्ति का प्रयोग करता है तो उस संगठन या उस समूह में कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता। जिस प्रस्ताव पर वो देश जिसको कि वीटो प्राप्त है वो अपनी शक्ति का प्रयोग कर देगा, वो प्रस्ताव पारित फिर नहीं हो सकता। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 देश ऐसे हैं जिनको कि वीटो शक्ति प्राप्त है। ब्रिटेन है, फ्रांस है, चीन है, अमेरिका है और रसिया है। और अगर इनमें से एक भी सदस्य अपने इस शक्ति का प्रयोग कर देता है तो संयुक्त राष्ट्र संघ में कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता। जब दूसरा विश्व समाप्त होने वाला था तो अमेरिका और ब्रिटेन तथा फ्रांस ने, इन लोगों ने एक ऐसी संस्था जो पूरे संसार की अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला सके, इसके लिए उन्होंने एक सम्मेलन किया और वो सम्मेलन हुआ अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड नाम की जगह पर। वहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में 2 संस्थाओं की नियुक्ति, एक है IMF, एक है वर्ल्ड बैंक। इन दोनों संस्थाओं की नींव चूंकि ब्रेटन वुड में पड़ी, इसलिए इसको कहते हैं ब्रेटन वुड ट्विंस। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा ब्रेटन वुड ट्विंस कौन थी, तो यही दोनों संस्थाएं IMF और वर्ल्ड बैंक। इन दोनों संस्थाओं का निर्माण किस लिए किया गया था? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अधिकांश देशों की जो अर्थव्यवस्था थी वो प्रभावित हो चुकी थी। इसलिए अमेरिका सहित ऐसे देशों को चिंता थी कि विश्व अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूत किया जाए और इसके लिए IMF का गठन हुआ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संसार के ऐसे देशों को ऋण देता है जिससे कि वो अपने व्यापार को जारी रख सकें, जो व्यापार अधिशेष है उसका भुगतान कर सके। और वर्ल्ड बैंक अंतर्राष्ट्रीय बैंक, इसका पूरा नाम है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक। ये जो ऋण देता है उस धन का उपयोग सदस्य देश अपने देश के आधारभूत संसाधनों के विकास के लिए कर सकते हैं, जैसे शिक्षा के विकास के लिए, चिकित्सा के विकास के लिए, बांध के निर्माण के लिए, बिजली घरों के निर्माण के लिए या सड़क और रेलवे के विकास के लिए। ओके, तो ये ब्रेटन वुड में दोनों संस्थाएं बनाई गई। इसके बाद आयात शुल्क या टैरिफ, अगर किसी देश से सामान आता है तो उसके ऊपर सीमा पर जो कर लिया जाता है उसे आयात शुल्क के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार स्थिर विनिमय दर और अस्थिर विनिमय दर, यदि किसी देश की मुद्रा का जो मूल्य है उसके मूल्यों में सरकार द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है तो उसको स्थिर विनिमय दर कहते हैं, और यदि मांग और पूर्ति के आधार पर उस देश की मुद्रा का मूल्य निश्चित होता है तो उसे अस्थिर विनिमय दर कहते हैं।